प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे आपकी प्रोबेबिलिटी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेज थ्योरम। और बच्चों लगभग देखा यह जाता है कि आपके एग्जाम में जो 6 मार्क्स का जो बड़ा क्वेश्चन है वो 16.3 से कई बार आता है। यानी जो आपका एक्सरसाइज 16.3 है बच्चों, यानी जो आपके टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम पे रिलेटेड क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जाते हैं। और बच्चों आपकी इस प्रोबेबिलिटी का यही एक पोर्शन है जिसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। भैया आपने देखा कि 16.1 और 16.2 जो हमने अभी तक बच्चों की है वहाँ पे सिर्फ कंडीशन और कुछ फॉर्मूलों की थी, लेकिन यहाँ की कंडीशन भी डिफिकल्ट होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी कुछ ऐसी होगी जहाँ पे आपको जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उनको समझना जरूरी है। तो ये बच्चों इनको स्टार्ट करते हैं। और आज से बच्चों आज जो भी आपको बताया जाए वो अगर आप बेसिकली समझ जाते हो तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपको मेन कंडीशन बनानी आनी चाहिए। मैं स्टार्टिंग से यही कह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है कंडीशन, जिसको आ जाती है वो बेस्ट काम है फिर, ठीक है। तो बच्चों देखो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होती है। सबसे पहले तो आपने ये देखो पढ़ा होगा भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे ही ये डिपेंड करती है। आराम से इसको समझो भाई, मेरा जो कहने का मीनिंग होगा वो एक एक बात को एक बार आपको समझना है जिससे आपको कंडीशन बनानी समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। बच्चों जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है वो डिपेंड करती है आपकी सारी की सारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे सहप्रतिबंध प्रायिकता के ऊपर, यानी 16.1 से रिलेटेड है। लेकिन अब यहाँ पे जो सबसे मेन काम हमारे लिए क्या रह जाता है वो समझना। देखो बच्चों देखो 16.1 में क्या होता था, केवल एक कंडीशन होती थी। 16.1 में केवल एक कंडीशन होती थी जिसके ऊपर आपको प्रोबेबिलिटी बतानी थी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ ज़्यादा हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मान लीजिए आपको कोई काम करना है इवन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों भी, आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर आपके पास 4 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है। 4 रेड है और 5 ब्लैक है। आराम से बच्चों इसको सुनो लैंग्वेज को, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसमें से कितनी बॉल निकालनी है, टोटल 2। मुझे इसमें से कितनी बॉल निकालनी है, टोटल 2 बॉल निकालनी है, क्लियर। अब यदि भी यानी ई फिक्स कर दिया मैंने, जैसे E1 मैंने मान लिया, E1 भी जो फर्स्ट बॉल है जो मैंने निकाली वो कुछ भी हो सकती है, मुझे ये नहीं पता, वो रेड भी हो सकती है और बच्चों ब्लैक भी हो सकती है। लेकिन यदि मैं सेकंड को फिक्स कर दूं, सेकंड को मैं फिक्स कर दूं रेड, तो इसे मैं क्या नाम दूंगा, ई, क्योंकि इसको मैं अलग अलग अब नाम नहीं दे सकता कि ये फिक्स है, ठीक है। आराम से बच्चों इसको समझो, जो मैं रिक्वायर्ड जो मैं बोल रहा हूँ मतलब को समझो। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे पास मान लीजिए कोई भी बॉक्स है, बंद बॉक्स, जिसके अंदर 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल है। आपको क्या करना है, आपको उसमें से कोई भी 2 बॉल बाहर निकालनी है, वो भी बिना देखें। अब मैंने क्या किया भाई, फर्स्ट बॉल का तो मुझे नहीं पता भाई, मैंने ये बोल दिया भाई फर्स्ट बॉल तो मुझे ये नहीं पता कि वो रेड है या ब्लैक है, लेकिन सेकंड बॉल मैंने फिक्स कर दी भी रेड है, ठीक है। तो अब बताइए बच्चों, इसकी जो कंडीशन है भाई, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी इन दोनों पे डिपेंड कर गई या नहीं कर गई। यानी इस बार आपके जो मेन जो इवेंट है वो 2 कंडीशन पे डिपेंड कर रहे हैं। पहले जो 16.1 थी उसमें केवल एक कंडीशन होती थी। पहले 16.1 में बच्चों केवल कितनी कंडीशन होती थी, 1, लेकिन यहाँ पे कितनी होगी, 2, कई बार 3 भी हो सकती है, कई बार 4 कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। तो एक कंडीशन को मान लिया मैंने E1 और एक कंडीशन को क्या मान लिया, E2, ठीक है। यानी फर्स्ट बॉल अगर रेड होगी तो मैं E1 मान लूँगा, और सेकंड फर्स्ट बॉल यदि ब्लैक है तो मैं E2 मान लूँ, ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग नाम देना जरूरी है, ये फिक्स है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों E/E1 क्या होगी, जब फर्स्ट रेड है तो सेकंड रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, और जब फर्स्ट ब्लैक है तो सेकंड की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये। बात समझ आई। इसको बच्चों कुछ ऐसा लिखा जाएगा, क्लियर हुआ। यानी जो आपको कंडीशन दी गई है स्टार्टिंग की, भाई जो पहले उनमें आप जो एक कंडीशन है तो 16.1 है, एक से ज़्यादा कंडीशन हो, यानी 2 कंडीशन है तो एक को E1 मान लो, एक को E2 मान लो। 3 कंडीशन है तो एक को E1, एक को E2, एक को E3। 4 है तो E1, E2, E3, E4। लेकिन जो उसके बाद की कंडीशन है बच्चों वो फिक्स रहेगी। बाद की जो कंडीशन है ना वो फिक्स है। तो अगर E1 के अकॉर्डिंग है तो E/E1 मान लो, E2 के अकॉर्डिंग E/E2 ऐसे माने जाएंगे, ठीक है। फिर आपको ये भी 2 तरीके, एक तो एक टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है भी ओनली रेड ही हो, एक
एक कंडीशन की रेडी, तो इसके बच्चों जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है वो क्या हमें कहेगी। ठीक है, सबसे पहले हम टोटल, तो इसका फॉर्मूला होता है कि पी ई इक्वल टू सिग्मा पी ऑफ ई आई पी ऑफ ई अपॉन ई आई। ये बच्चों इसका बेसिकली फॉर्मूला है। ठीक है, अब फॉर्मूला बना कैसे है, इसका पूरा अर्थ क्या होगा तो वो देखो। तो इसको बच्चों लिखा जाएगा पी ई इक्वल टू पी ई वन पी ई अपॉन ई वन प्लस पी ई टू पी ई अपॉन ई टू, इस तरीके से पी ई एन पी ई अपॉन ई एन। अब आपको ये सर ये टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे हुई, तो बच्चों देखो ये अलग अलग कंडीशन में ई की जो वैल्यू है अगर मैं सभी का ऐड कर दूं तो टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं बन जाएगी क्या। ये भैया मेरे पास जो ये अलग अलग कंडीशन थी, भी ई अपॉन ई वन अलग है, भी ये अलग है, तो सभी को यदि मैं इस तरीके से ऐड करके अगर निकाल कर ऐड कर दूं तो टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं बन जाएगी क्या। तो बच्चों इस फॉर्मूले को क्या बोला जाता है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो जब भी टोटल कंडीशन होगी ना, अब 16.3 के लिए टोटल कंडीशन इस फॉर्मूले से आएगी। जो अभी तक पीछे करते हो वो टोटल कंडीशन नहीं यूज होगी, यहाँ पर टोटल कंडीशन इस फॉर्मूले से आएगी, और जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कंडीशन ये हो सकती है, ये हो सकती है। तो बेस थ्योरम क्या कहती है, इसका फॉर्मूला भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही आ जाएंगे। बेस थ्योरम ये कहती है कि फिक्स पर्टिकुलर कंडीशन की प्रोबेबिलिटी निकालें। टोटल प्रोबेबिलिटी हमने की टोटल कंडीशन बना ली, अब किसी फिक्स कंडीशन की यदि प्रोबेबिलिटी हो तो उसको ऐसा लिखा जाएगा पी ई आई अपॉन ई। फॉर्मूला होगा पी ई आई पी ई अपॉन ई आई। अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है तो वो लिख दो पी ई वन पी ई अपॉन ई वन प्लस पी ई टू पी ई अपॉन ई टू। इस तरीके से ये चलता रहेगा पी ई एन और पी ई अपॉन ई एन। ये बच्चों आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। आराम से इसके ऊपर नज़र डाल लीजिए एक बार, कोई डाउट है तो। टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई नीचे, और ऊपर रिक्वायर्ड कंडीशन। ये बच्चों आपकी बेस थ्योरम है। ठीक है बच्चों, पीछे से ये बिल्कुल अलग है। भाई पीछे क्या होता था, टोटल कंडीशन जो ऐसे दी हुई थी उसे मानते थे, लेकिन यहाँ पे जब बेस थ्योरम में इस तरीके की कंडीशन आती है, जब अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट बनाना होता है, तब टोटल प्रोबेबिलिटी ये होती है, और ऊपर आएगी जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसकी प्रोबेबिलिटी। यदि E1 के अकॉर्डिंग पूछा तो E1 ले लो, E2 के अकॉर्डिंग तो E2, तो I की वैल्यू 1 2 3 यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, इतने बात बच्चों याद रह जाएगी फॉर्मूले। हाँ, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक कई बार बच्चों के कन्फ्यूजन हो जाता है। वो कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि E1 E2 E3 वाली प्रोबेबिलिटी या E अपॉन E1 E अपॉन E2 ये क्या। तो बच्चों देखो, जो सबसे पहले हो रही है वो E1 E2 E3 है, और जो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है वो E अपॉन E1 E अपॉन E2 ये होगा। हाँ, लेकिन एक आप खासियत याद रखोगे, हमेशा एक रूल याद रखोगे कि PE1 PE2 इस तरीके से यदि मैं PEN तक जाता हूँ तो उनका जो योग है, उनका जो समय वो हमेशा कितना होगा, 1 यानी 1 होगा। बात समझ आ गई, इनका जो समय वो हमेशा 1 होगा। यदि ऐसा नहीं है तो मतलब सवाल में कहीं ना कहीं आपने गलती कर दी है। कंडीशन लेनी है बच्चों E1 E2 की, सोच समझ के लेना कि E अपॉन E1 पे तो कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, लेकिन इन पे कंडीशन अप्लाई है। इन सबका योग, इन सबका सम कितना होना चाहिए, 1। ठीक है बच्चों, तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस करती हैं जिनसे आपको ये कंडीशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आपकी बुक्स के जो क्वेश्चन है आज ये उनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल की बारी आती है। देखो बच्चों, ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला काफ़ी काम आएगा हमारी। देखिए, तो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 17 को आज बच्चों हम इस लेक्चर में सबसे पहले सॉल्व करेंगे, लेकिन कंडीशन समझनी जरूरी है, डायरेक्टली नहीं आना। कंडीशन क्या कह रहे हैं कि इन ए क्लास 2/3 ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज एंड रिमेनिंग आर गर्ल्स। यानी बच्चों हमारे पास कोई क्लास है
इसके अंदर जो टोटल जो बॉयज़ हैं वो है 2/3 क्लास की, और रिमेनिंग गर्ल्स है वो क्या है, रिमेनिंग यानी 1/3 हो जाएगी, यानी 2/3 और 1/3। 2/3 का मतलब 2/3 है, 2/3, 1/3 का मतलब 1/3। ठीक है। अब कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल स्कोरिंग फर्स्ट डिवीजन इज 0.25, यानी फर्स्ट डिवीजन भी कोई गर्ल्स जो है उसके फर्स्ट डिवीजन की जो बच्चों प्रोबेबिलिटी है वो है 0.25 आने की। ठीक है भाई, 1 होते ही तो आई जाएगी, कहने का अर्थ होगा 0.25 यानी 1/4 होगी, तो एक तरीके से यानी 4 में से एक लड़की की फर्स्ट डिवीजन आती है। ठीक है। और बॉयज स्कोरिंग फर्स्ट डिवीजन इज 0.28, और बॉयज की फर्स्ट डिवीजन की जो बच्चों प्रोबेबिलिटी है वो है 0.28। ठीक है। ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, सबसे पहले मैंने क्या किया, आप देखो, सबसे पहले मैंने फर्स्ट डिवीजन को देखा स्टूडेंट को, तो सबसे पहले मैंने स्टूडेंट को चुना। अब मेरे पास 2 केस हैं, भी मैंने जो स्टूडेंट चुनता हूँ वो बॉयज़ भी हो सकता है और गर्ल्स भी हो सकती है, तो मैं मान लेता हूँ E1 का मतलब तो मैंने बॉयज़ को चुना, और E2 का मतलब बच्चों मैंने किसको चुना, गर्ल्स को। तो PE1 2/3 और PE2 1/3, दोनों का सम करके देख लो, योग करके देख लो, 1 आएगा, यानी अभी तक मैंने कंडीशन सही बनाई है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ साथ वैल्यू को देते जाओ मान। ठीक है, जो भी है उसको मान रखते जाओ। तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, वो स्टूडेंट को चुनेगा। अब स्टूडेंट चुन रहा है तो ये तो ही नहीं कहा ना कि वो बॉयज़ है या गर्ल्स है, उसने तो कह दिया वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट है वो बॉयज़ भी हो सकता है गर्ल्स भी, तो हमें तो दोनों के केस लेने के चलने पड़ेंगे। इसके बाद क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी गेट फर्स्ट डिवीजन। अब बात है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि फर्स्ट डिवीजन की टोटल, भाई हमें अब ये नहीं पता, हमें वो जो भी स्टूडेंट चुन रहे हैं उसके फर्स्ट डिवीजन, तो उसके ऊपर कंडीशन क्या है, यदि लड़का हो तो फर्स्ट डिवीजन की प्रोबेबिलिटी। अब ई का मतलब फिक्स कर दिया, ई में आपको ये नहीं मतलब है कि बॉयज़ और गर्ल्स किसके, आपको सिर्फ मतलब हो गया फर्स्ट डिवीजन से। तो अब यदि आपने बॉयज़ को चुना है तो फर्स्ट डिवीजन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.28, और परंतु यदि आपने गर्ल्स को चुना है तो प्रोबेबिलिटी 0.25। लेकिन इसने बॉयज़ और गर्ल्स को तो बोला ही नहीं है, इसने तो टोटल कंडीशन पूछ ली ना फर्स्ट डिवीजन की। तो भाई टोटल यदि मैं स्टूडेंट में किसी को चुन लूँ तो फर्स्ट डिवीजन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बच्चों आपको फॉर्मूला अब याद आ जाना चाहिए, मैंने क्या बताया था, PE1 PE/E1 प्लस PE2 PE/E2। ठीक है, इनको E भी बता दो, F जो भी ना आप नाम देना चाहो वो दे सकते हो। ठीक है, तो सबकी वैल्यू रखो, ये क्या है 2/3 इंटू 0.28, 1/3 इंटू 0.25 हो जाएगा 0.56/3 प्लस 0.25/3, ऐड करोगे तो 0.81/3 यानी 0.27। तो बच्चों ये जो 0.27 है वो पूरी क्लास की फर्स्ट डिवीजन की प्रोबेबिलिटी आ गई है। ठीक है, बात समझ आ गई। दोबारा बोल रहा हूँ, ये कह रहा है कि आपके पास जो कोई क्लास है उसमें जो 2/3 यानी 2/3 2/3 बॉयज़ है और 1/3 1/3 गर्ल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि 9 है तो 6 बॉयज़ है 3 गर्ल्स है, कुछ ऐसा सिस्टम है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि आप सबसे पहले क्या करते हो, रेंडमली एक स्टूडेंट को चुना और ये देखा भी उसकी फर्स्ट डिवीजन है या नहीं है। अब बच्चों देखो, फर्स्ट डिवीजन का होना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड कर गया ना। अब मान लो आपको सभी को पता है किसी क्लास में इंटेलिजेंट और वीक दोनों तरह के स्टूडेंट होते हैं। अब मैं ये कह दूं कि 90% है वो वाले देखने में वीक को उठा लूँ तो नहीं होगा, हाँ इंटेलिजेंट है तो चांस है, यही तो है। तो भाई बॉयज़ को चुना तो फर्स्ट डिवीजन की ये कंडीशन है, गर्ल्स को चुना तो ये। अब ये कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट में से मैं अगर किसी को चुनूँ तो फर्स्ट डिवीजन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। यदि टोटल कंडीशन में से किसी को एक को चुना जाए तो फर्स्ट डिवीजन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले PE1 लिखा और यहाँ से चुना तो ये आंसर आएगा, यदि इसे चुना तो फिर ये आना चाहिए। आपको टोटल कंडीशन बतानी है, टोटल केस का फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। तो सिर्फ आपके क्वेश्चन की सोचने पे डिपेंड करता है, यानी आप उस लैंग्वेज को किस तरीके से लेके चलते हो। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन समझ आया होगा। और क्वेश्चन करते हैं जो आपकी बुक के हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 को देखो। एग्जाम्पल नंबर 18 बच्चों आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, आराम से केयरफुली इसको सुनिए फिर सोल्व करना है कि इन ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर बोल्ट मशीन ABC मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 45% ऑफ द बोल्ट। यानी आपके पास बच्चों एक फैक्ट्री में जो बोल्ट बनाने की मशीनें हैं, आपके पास फैक्ट्री में जो बोल्ट बनाने की मशीनें हैं वो 3 मशीनें दे दी। एक आपको बच्चों A मशीन दी है, एक B दे दी और एक C, ठीक है, 3 मशीन दे दी। आपको क्या बोल दिया गया है, उनमें से जो तीनों मशीनें हैं जो उस फैक्ट्री के अंदर टोटल बोल्ट जितने भी बने उनमें से ये इतना बनाती है। यानी जो A मशीन है वो टोटल बोल्ट का 25% बनाती है। जैसे मान लो एक दिन में एक मशीन टोटल 100 यानी 100 बोल्ट का निर्माण करती है, मैन्युफैक्चर करती है, तो 25 तो ये बनाएगी, 35 ये बना रही है और 40 ये बना रही है। कहने का अर्थ ये हो गया, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, ऑफ देयर आउटपुट यानी बोल्ट बनने के बाद, ये तो इनके टोटल बोल्ट आ गए, ये तो इनके टोटल बोल्ट आ गए जो इन्होंने बनाए हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम देयर आउटपुट 5, 4 एंड 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव। ये क्या कह रहे हैं भी इन मशीनों ने जितने भी बोल्ट बनाए हैं उनमें से कुछ ना कुछ बच्चों देखो आप सभी जानते भी कोई भी मशीन है यदि बोल्ट बनाती है तो नहीं है वो सारी चीज़ें सही बनेगी, कुछ ना कुछ डिफेक्टिव भी होंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो ए से जो भी बने उनमें से टोटल में से 5%, इसके 4% और इसके 2% डिफेक्टिव है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है आगे, अब बच्चों मेन लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है। कंडीशन सारी हमने लिख ली जो दी हुई थी। 3 मशीनें हैं, नाम है ABC, तीनों अलग अलग टोटल बोल्ट बना रही हैं, एक 25%, एक 35 और एक 40 टोटल बोल्ट का। ए ने जितने भी बोल्ट बनाए उनमें से 5% खराब है यानी डिफेक्टिव है, इसके 4% खराब और इसके 2%। अब ये क्या कह रहे हैं, ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इट फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अब मैंने क्या किया कि इन सभी बोल्ट को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया सभी को, और अब आपको क्या करना है कि उसमें से एक बोल्ट लेना है और जो आपने लिया वो मान लो खराब है, जो आपने लिया वो मान लो क्या है, खराब है, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो मशीन बी से ही बना होगा। तो ये बात तो बच्चों यदि सारे बोल्ट एक जैसे बनाए, भाई जो 3 मशीन है ए बी सी के द्वारा बने हुए बोल्ट अगर एक जैसे ही आपको दिखे, सारों को मिला दूं फिर उनमें से खराब उठाऊं तो आपको ये पता थोड़ी ना चलेगा देखते ही वो ए है बी है ये सी से बना हुआ है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले आपको क्या चुनना है, बोल्ट चुनना है, फिर आपको क्या देखना है खराब है या नहीं। तो सबसे पहले जब बोल्ट चुना, यदि मैं ए से बोल्ट चुनता हूं तो उसको मैंने मान लिया E1 25% यानी 25/100 1/4। बी से बोल्ट चुना तो उसे मैंने मान लिया E2 35/100 यानी 7/20। और सी से बोल्ट चुना उसे बच्चों मैंने मान लिया E3 यानी 40/100, तो आ जाएगा बच्चों 2/5, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए जो बोल्ट मैंने चुना यदि वो E1 से चुना हो तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है 5% यानी 5/100 1/20। E2 से यदि बच्चों मैंने वो बोल्ट चुना और वो डिफेक्टिव है तो E/E2, क्यों मुझे सिर्फ डिफेक्टिव से मतलब है, तो वो है 4/100 यानी 1/25। और लास्ट केस क्या है E/E3, यदि C से खराब बोल्ट चुना गया है तो वो होता 2/100 यानी 1/50। लेकिन अब ये टोटल केस नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जितने भी बोल्ट में से हमने जो एक बोल्ट चुना है यदि वो खराब है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बोल्ट B से चुना गया है। यानी अब मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, खराब तो होना चाहिए लेकिन किससे, B से होना चाहिए। ए का मतलब होता है डिफेक्टिव बोल्ट लिया बच्चों हमने, E2 यानी B, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि डिफेक्टिव तो है लेकिन वो डिफेक्टिव B से ही है,
इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये बतानी है। तो देखो, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर आएगा Pe2 Pe/A2, यही कहा था ना आपको। नीचे टोटल कंडीशन तो आ जाएगा बच्चों Pe1 Pe/A1, Pe2 Pe/A2 प्लस Pe3 और आ जाएगा फिर Pe/E3। अब आपके पास सारी वैल्यू है, सबको रख दीजिए। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक मेरे हिसाब से आप यदि इनका बेस एक जैसा रखते हो तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। यदि आप इनका बेस एक जैसा रखते हो तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो इसलिए वैल्यू मैं कुछ ऐसे लिखूँगा, यानी इसको इसकी जगह ये लूँगा 35/100 गुणा 4/100। कैलकुलेशन बच्चों बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। वो आ जाएगी 25/100 गुणा 5/100 प्लस और फिर आ जाएगा 40/100 गुणा 2/100। तो बच्चों यदि आप इन सब का बेस देखो तो बेस एक जैसा नहीं है क्या, ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, बहुत ईजी हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 140, हो जाएगा 125 140 प्लस 80, तो आ गया 140 कौन, ये हो जाएगा 220 3 4 5 कुछ ऐसा, ठीक है। 5 से कैंसिल करो, ये 25 8 सॉरी 69, तो कुछ इतना जो आंसर आना चाहिए 28/69 बच्चों आपका आंसर होगा। तो आराम से देखो बच्चों, क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज को पढ़ना है। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि भी अलग अलग जो कंडीशन आपको दी हुई मिलेगी, 1 2 कंडीशन हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, उनको उठा लो। फिर उनमें से जो कॉमन कह रहा है, भी सभी से वो डिफेक्टिव कह रहा है, उसको ले लिया, ठीक है। इसके बाद आपका काम क्या होगा, उन कंडीशन के अकॉर्डिंग सारी स्थितियाँ बना लो। लेकिन आप इनको याद रखोगे, यहाँ पे नाम देना जरूरी है भाई। E1 इसे माना गया है, E2 B इसे माना गया है, E3 इसे माना गया है। ये आपका E/E1 है, ये आपका E/E2 है और ये आपका E/E3। इनको नाम जरूर दोगे भी, आपने E1 का मीनिंग क्या लिया है, E2 का मीनिंग क्या लिया है, E3 का मीनिंग क्या लिया है। इस तरीके से बच्चों सबसे पहले आप इनको नाम दोगे, उसके बाद कंडीशन बनाकर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे। तो क्वेश्चन क्लियर है। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसकी मैं सिर्फ आपको कंडीशन बता रहा हूँ, आराम से सुनिए, क्वेश्चन आपको करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर जो 19 है उसको देखो और उसको बच्चों कंडीशन के ऊपर फोकस करो। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 19 देखो, लैंग्वेज रीड कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। ये कह रहा है गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी आपको ये क्या कह रहा है कि आपके पास 3 बॉक्स है आइडेंटिकल, यानी तीनों के तीनों एक जैसे हैं। 3 बॉक्स और तीनों के तीनों एक जैसे। आगे क्या कह रहे हैं, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन, और सभी में कितने कॉइन है, टोटल 2 कॉइन है। ये क्या कह रहा है, इन फर्स्ट कॉइन आर बोथ कॉइन आर गोल्ड, यानी इस बॉक्स के अंदर जो दोनों के दोनों कॉइन है वो किसके हैं, गोल्ड के हैं, दोनों के दोनों। और सेकंड बॉक्स में ये कह रहे हैं सिल्वर, बोथ आर सिल्वर। जो सेकंड बॉक्स है बच्चों उसमें दोनों के दोनों चांदी के हैं, यानी सिल्वर के हैं। और जो थर्ड बॉक्स है उसके अंदर ये कह रहा है 1 इज गोल्ड एंड 1 सिल्वर, एक सोने का और एक चांदी का, कुछ ऐसा है, एक गोल्ड है और एक सिल्वर है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, ए पर्सन चूज बॉक्स एट रैंडम एंड टेक आउट ए कॉइन, यानी सबसे पहले क्या करता है वो व्यक्ति कि वो इन तीनों में से एक बॉक्स को उठाता है। तो सबसे पहले वो किसे चुनेगा, बॉक्स को। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी बच्चों किसकी आएगी, बॉक्स की आएगी। तो बॉक्स 1 E1 का मतलब बॉक्स 1 मान लिया, E2 का मतलब बॉक्स 2 मान लिया और E3 का मतलब बॉक्स 3। तीनों बॉक्स एक जैसे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, Pe1 1/3, Pe2 1/3 और Pe3 भी क्या आ जाएगा बच्चों, 1/3 आ जाएगा।
फिर तीनों बॉक्स है, तीनों की तीनों एक जैसी हैं, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3, 1/3 और 1/3 होगी। ठीक है, आगे क्या करें, और एक कॉइन लेता है, इफ कॉइन इज गोल्ड तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इज बॉक्स इज आल्सो गोल्ड। यानी ये कह रहा है जो उसने बॉक्स चुना उसमें से जो एक कॉइन निकाला वो गोल्ड का है, उसने जो कॉइन निकाला बच्चों वो किसका है, गोल्ड का। तो यदि मान लो उसने फर्स्ट बॉक्स चुना, ई का मतलब गोल्ड कॉइन है, ई का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे गोल्ड कॉइन। तो यदि मान लीजिए उसने फर्स्ट बॉक्स को चूज किया तो उसमें कितने गोल्ड के कॉइन है, टोटल कॉइन 2 और गोल्ड के भी 2, तो इसमें गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। भाई जब दोनों के दोनों गोल्ड आप किसी को ही उठाओ, रहना तो गोल्ड का ही है। जो सेकंड केस है PE/E2, टोटल कॉइन 2 है लेकिन गोल्ड के 0, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या हो जाएगी 0। और जो थर्ड बॉक्स है उसमें से गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, क्योंकि टोटल कॉइन 2 है और गोल्ड का कॉइन कितना है आपके पास 1। इतनी बात क्लियर हुई, कोई डाउट है बच्चों? इसमें से दोनों के दोनों गोल्ड है तो 2/2 यानी 1, इसमें कोई भी नहीं है तो 0/2 यानी 0 और 1/2। अब ये क्या कह रहा है कि एक कॉइन तो आपने निकाल लिया गोल्ड का, एक कॉइन तो था जो आपने निकाल लिया वो गोल्ड का है, अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दूसरा कॉइन उसके अंदर है वो भी गोल्ड का है। तो बच्चों यदि इससे गोल्ड निकल गया तो इससे दूसरा किसका रहेगा, सिल्वर का रहेगा, इसमें तो है ही नहीं। यानी दूसरा गोल्ड कौन से बॉक्स के लिए पूछ रही है, पहले बॉक्स के लिए कह रहा है कि दोनों के दोनों गोल्ड के हैं, तो फॉर्मूला लगेगा PE1/E का। तो बच्चों फॉर्मूला लिख देता हूँ PE1 PE/E1, आगे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी PE1 PE/E1 प्लस PE2 PE/E2 PE3 और PE/E3। अब बच्चों आपके पास सारी वैल्यू है क्वेश्चन में दी हुई है या नहीं है, आराम से देख सकते हो। आपका काम सिर्फ अब इतना ही है, इन वैल्यूज को रखो, कैलकुलेट करो, सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों बताइए प्रोसेस समझ आई या नहीं आई? तो इस तरीके के केस बच्चों बनेंगे, हमें आगे इसके और भी क्वेश्चन करने हैं, लेकिन सबसे पहले आप क्वेश्चन की आराम से लैंग्वेज रीड करोगे, क्या क्या कंडीशन दी हुई है उन सब को लिखो, फिर उनसे रिलेटेड क्या क्या कंडीशन है, जैसे पहले इसने बोल दिया 3 बॉक्स है, तीनों को लिखो, फिर उनके अंदर जो कॉइन है उनको लिख लो। सबसे पहले ये क्या कर रहा है, बॉक्स चुना है तो बॉक्स की प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर कॉइन की, कॉइन कौन सा, गोल्ड, तो गोल्ड कॉइन की निकाल लो। अब ये पूछ रहा है दोनों के दोनों गोल्ड हो यानी E1, तो इस बॉक्स को कह रहा है तो ये पे रख के फॉर्मूला लिख लो। यदि बच्चों इतनी बात समझ जाते हो तो मान लो 16.3 कवर हो जाएगी, और 16.3 कवर होने का मतलब है 16 चैप्टर कंप्लीट कवर होना, क्योंकि उसके बाद ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो आपको दिक्कत वाली लगे। ठीक है बच्चों, तो फिर आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर।